हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं नीतेश वर्मा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत चैनल नीट मार्वल्स पर, जिस पर चल रही है प्रगति सीरीज। और प्रगति सीरीज में मैं आपको करवा रहा हूं फिजिकल केमिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स आपके नीट 2025 के लिए, ठीक है। और ये आपका लेक्चर नंबर 3, जो कि हमारा पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसका, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत यार, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यार, मतलब जो लोग फॉलो कर रहे हैं ऑलरेडी इस कोर्स को, उनको पता है कि हमारा मतलब क्या सीक्वेंस है चैप्टर्स का और क्या रहने वाला है, ठीक है। तो एक बार देख लो। तो आज का टॉपिक है बेसिकली हमारा आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, या फिर आइडियल गैसेस क्या होती है ना। इसके पहले का जो भी पोर्शन है मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ा रखा है, ठीक है। तो वहां से जाके देख लेना, जिसको अगर मतलब इससे पहले की चीजें नहीं आ रही, जो रिलेट ना कर पा रहा होगा ना, अगर आप इससे पहले के 2 लेक्चर देख लोगे तो आप इजीली मतलब रिलेट कर पाओगे चीजों को, ठीक है। तो चलिए देखो यार, देखते हैं क्या होता है हमारा आइडियल गैस। आइडियल गैस बेटा ऐसा है कि हम थ्योरेटिकली नहीं जाएंगे, जितना हमारा काम है, जितनी हमें जरूरत है, हम उतना देखेंगे, ठीक है। तो आइडियल गैस देखो, तुम ऐसा समझो कि ऐसी कोई भी गैस जो हमारी जो 3 इक्वेशंस लिखी हुई है ना, इनको फॉलो करती हो या इनको ओबे करती हो, ठीक है। अब देखो ये एक्चुअली 3 इक्वेशंस नहीं है, ये इक्वेशन एक ही है, ठीक है। हमको मैं जैसे समझा रहा हूं आपको वैसे समझना है, फोकस करना है, ठीक है। तो देखो ये बेसिकली हमारी पहली इक्वेशन समझो, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एन को क्या लिख दिया, हमने एन को, अगर हमको ये इक्वेशन लानी है इससे, तो हमने बेसिकली एन को लिख दिया है, हमने एन को लिख दिया है हमने एम वो डब्ल्यू डिवाइड बाई एम, ठीक है। ये क्या होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स, क्या होता है गिवन वेट बाई मोलर वेट, ठीक है, गिवन वेट बाई मोलर वेट, ठीक है। तो अब हम इसको पीवी इक्वल टू एनआरटी में अगर हम इसको एन को लिख देंगे डब्ल्यू बाई एम, और ये हो गया तुम्हारा आरटी। तो डब्ल्यू बाई भी हमारा क्या हो जाएगा डेंसिटी, और पीएम इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा डीआरटी, ठीक है। एक बार देख लेना, पीएम इक्वल टू डीआरटी है ना। अब सिमिलरली अगर हमको इससे तीसरी इक्वेशन लानी है तो ये कैसे आएगी, हमने बेसिकली क्या करा है, पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन में हमने बेसिकली एन बाई वी कर दिया है, और ये हो गया तुम्हारा आरटी, ठीक है, आरटी। तो एन बाई वी क्या होता है तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम, वो होता है हमारा मोलरिटी, ठीक है। अभी तुमने मोलरिटी पढ़ी नहीं है, तो तुमको याद रखना है कि यहाँ पे सी का मतलब है हमारा मोलरिटी, ठीक है। P इक्वल टू CRT, सी होता है हमारा मोलरिटी और सी मतलब कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये देखने की चीज है, एक बार बस तुमको बता दिया है कि कैसे एक ही इक्वेशन से कैसे डिफरेंट इक्वेशंस आ रही हैं, ठीक है। तो ये चीज नोट करने वाली तुमको लगे तो कर लेना, वैसे मतलब देख लेना एक बार, है ना। अब देखो, अब ये जो सारे टर्म्स है, ठीक है, इनका मतलब क्या है, क्या क्या होते हैं एक इक्वेशन में, और इनके मतलब इस इक्वेशन में कौन कौन सी वैल्यू में ये रखे, मतलब कौन कौन सी यूनिट में ये रखे जाते हैं, ठीक है। तो देखो P का मतलब होता है बेटा तुम्हारा प्रेशर ऑफ गैस, और जो वो हमेशा किस यूनिट में रखा जाता है, हमारा एटीएम में, ठीक है। और भी यूनिट्स होती है प्रेशर की, पास्कल होती है, ठीक है, और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं, और देखो और बताऊंगा मैं अभी आगे। और देखो तुम्हारा क्या है, वी क्या है तुम्हारा, वी है तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ गैस, है ना, या फिर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कह लो, ठीक है। तो वी होता है तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ गैस या फिर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, एन हमारा मोल्स ऑफ गैस है, और टी है हमारा टेम्परेचर, जो कि होता है हमारा केल्विन में, ठीक है। टेम्परेचर की और यूनिट तुमको पता है फ़ारेनहाइट या सेल्सियस, डी है, बट हम इस इक्वेशन में किस में लेंगे, हम केल्विन में लेंगे, ठीक है। और सिमिलरली तुम्हारा डी है तुम्हारा, ये जो डी है तुम्हारा डेंसिटी है, और सी है तुम्हारा मोलरिटी ऑफ गैस, ठीक है, मोल पर लीटर इसकी यूनिट होती है ना। और आर है तुम्हारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 0.0821, और इसकी यूनिट है तुम्हारी लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, ठीक है। अब जब हम क्या बोलते हैं इन इक्वेशन में इन वैल्यूज को यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर हम मतलब समझो कि एक किसी वेरिएबल की वैल्यू पूछी है हमसे, तो बाकी सारी चीजों को हम उसकी पर्टिकुलर यूनिट्स में लेंगे जो उसमें लिखी हुई है ना। तो आंसर हमारा अपने आप ही उस यूनिट में आ जाएगा जिसमें हमने वो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर यूनिट ले रखी है, ठीक है। आगे देखते हैं कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसका मतलब समझोगे तुम आगे, ठीक है। अब देखो तुम्हारा, तुमने एक चीज देखी थी हमारा ये पीवी इक्वल टू एनआरटी या पीएम इक्वल टू डीआरटी, है ना। या तुमने देखा था कि P इक्वल टू CRT, ठीक है, P इक्वल टू CRT, ठीक है। इन सब में क्या था यार, हमारा RT कॉमन है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या करा है, RT की कुछ कॉमन वैल्यू, जो कुछ कॉमन टेम्परेचर हमसे क्वेश्चन में हमेशा पूछे जाते हैं ना, तो वहां पे RT की वैल्यू क्या क्या होती है उन कुछ टेम्परेचर्स के लिए, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस के लिए, 0 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ RT होती है हमारी 22.4, ठीक है। और जब हमारा इसकी टेम्परेचर की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस होती है, तब तुम्हारा RT की वैल्यू होती है 24.46। जब हमारी क्या बोलते हैं टेम्परेचर की वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस, जब RT की वैल्यू हमारी होती है 24.63। देखो RT मतलब समझ रहे हो ना, R की वैल्यू तुम्हारी क्या थी 0.0821, है ना। और जब हम टेम्परेचर को यहाँ पे रखेंगे, किस में रखेंगे, केल्विन। अगर 0 डिग्री हमारा सेल्सियस है तो केल्विन कितना हो गया, 273 केल्विन। कितना हो गया यार, 273 केल्विन, ठीक है। ये कन्वर्जन पता है ना सबको कि सेल्सियस से केल्विन में कैसे करते हैं ना। अगर मान लो तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन कितना हो जाएगा तुम्हारा 273 केल्विन, ठीक है। अगर तुम्हारा 25 डिग्री सेल्सियस है तो तुमको क्या करना है कि 273 में हमारा 25 प्लस कर देना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 290
298 है ना। तो यार ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं डायरेक्टली, हम सिंपली हम क्या करते हैं कि 25 मतलब क्या बोलते हैं जो 273 में हम ऐड करते जाते हैं ना डिग्री सेल्सियस को, तो वैसे हम कन्वर्ट करके टेम्परेचर निकाल सकते हैं केल्विन में, अगर हमको सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा हो तो। ठीक है, ये बात सबको याद रखनी है। ये बेसिकली तुमको ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली पॉइंट मेरा क्या है, क्योंकि हमको पता है कि नीट एग्जामिनेशन हमारा क्या होता है कि हमको जल्दी जल्दी चीजें याद करनी पड़ती हैं पेपर में सॉल्व, है ना। तो उसके लिए हम इजी करने के लिए उन चीजों को टाइम बचाने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं। अदरवाइज अगर तुमको याद ना रहे आरडी की वैल्यू पर्टिकुलरली, तो तुम क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे आर और डी का मल्टीप्लाई करके, जो टेम्परेचर दे रखा हो आर की वैल्यू तो तुमको पता है ऑलवेज कांस्टेंट रहती है ना। अब देखो कि एसटीपी कंडीशंस क्या होती है और एनटीपी कंडीशंस क्या होती है, इसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और बहुत जगह मतलब चीजें क्लियरली पढ़ाई भी नहीं जाती है, वैसा है। ठीक है, तो देखो एसटीपी तुम्हारा कंडीशन क्या है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बेसिकली यार ऐसी मतलब कंडीशन, मतलब जो हमारी आईयूपीसी है उसने बना रखा है कि इस टेम्परेचर, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर और ये प्रेशर होगा तो इसको हम एसटीपी बोलेंगे, और ये पर्टिकुलर टेम्परेचर और ये पर्टिकुलर प्रेशर होगा तो हम एनटीपी बोलेंगे। ठीक है, ये मतलब है इन चीजों का देखें। तो एसटीपी टेम्परेचर जो है हमारा, उसकी वैल्यू होती है हमारी, टेम्परेचर की वैल्यू होती है हमारी 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस कह लो, चाहे आप क्या कह लोगे यार 273 केल्विन। ठीक है, और हमारा क्या बोलते हैं प्रेशर की वैल्यू होती है हमारी यहाँ पे कितनी होती है यार 1 atm। ठीक है, 1 atm। तो ये हो गया हमारा क्या हो गया एसटीपी। ठीक है, और एनटीपी में हमारा क्या होता है, एनटीपी हमारा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है ना, जो आईयूपीएससी एक्सेप्टेड वैल्यू है एनटीपी की। सब लोग अपने अपने मन के अनुसार कुछ भी पढ़ाते हैं जो बुक्स में लिखा होता है। ठीक है, बट एक्चुअली वैल्यू जो हमारे एग्जाम में जिसको पूछा जाता है, या फिर क्या बोलते हैं जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमारी क्या है, प्रेशर की वैल्यू तो यार हमारी वही है 1 atm। ठीक है, और ये हमारा क्या बोलते हैं तुम्हारे टेम्परेचर की वैल्यू रहती है इसमें 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, बहुत सारी बुक में 25 लिखा जाता है। ठीक है, बट दैट इज नॉट करेक्ट, है ना। करेक्ट वैल्यू क्या है तुम्हारी 20 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसी कंडीशन किसी भी मतलब गैस के लिए जब हम बात कर रहे हैं जहाँ टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर हमारा क्या हो 1 atm, तो वो क्या होगा हमारा एनटीपी। ठीक है, और जब प्रेशर हमारा 1 atm हो और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है उसको कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उसको एसटीपी। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल से मतलब इसका क्या है कि जो हमारे एटमोस्फेयर का जो टेम्परेचर रहता है नॉर्मल, ठीक है, उसका एवरेज मान लिया तो दैट इज नॉर्मल टेम्परेचर और एसटीपी यूनो। ठीक है, अब देखो फॉर नीट एग्जामिनेशन, देखो ये अभी तुमने पढ़ा था क्या बोलते हैं कि एसटीपी एनटीपी दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। तो बेसिकली कंफ्यूजन क्या होता है कि लोग अपने बुक में या कोचिंग के मॉड्यूल्स में पढ़ते हैं अपने अकॉर्डिंग एसटीपी की वैल्यू या एनटीपी की वैल्यू है, बस हमारे एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होता है ना। हमारे एग्जामिनेशन में क्या बोलते हैं कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए एसटीपी और एनटीपी को सेम मान लिया है। ठीक है, और सेम वो किसके बराबर मान लिया है, एसटीपी के बराबर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर हमारा 273 केल्विन। ठीक है, इसको ही एनटीपी बोलते हैं और इसको ही एसटीपी बोलते हैं ना। दोनों चीजें प्रैक्टिकली अलग हैं, है ना, सबको पता है, बट एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ये मान लेते हैं अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। ठीक है, तुमको क्या करना है, तुमको एसटीपी एनटीपी को सेम मानना है अपने एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब देखो एसटीपी एनटीपी तुम्हारा सेम हो गया 0 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर तुम्हारा, टेम्परेचर ये हो गया तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर हमारा क्या हो गया 1 atm। ठीक है, ये हमारा क्या मान लिया है एसटीपी एनटीपी सेम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब देखो हमारा क्या बोलते हैं ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या था हमारा एसटीपी का वैल्यू और न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एसटीपी या एनटीपी का वैल्यू क्या था। ठीक है, समझना मैं बता रहा हूँ। देखो ओल्ड कन्वेंशन में हमारा क्या होता था यार कि एसटीपी पे प्रेशर को हमारा क्या लिया जाता था 1 atm, प्रेशर को हमारा लिया जाता था यार 1 atm और टेम्परेचर को लिया जाता था हमारा 273 केल्विन। ठीक है, राइट। बट जो न्यू कन्वेंशन है उसमें क्या है हमारा टेम्परेचर को लिया जाता है हमारा 273 केल्विन, ये ठीक है। बट जो हमारा प्रेशर है उसको 1 atm में लेके क्या लिया जाता है 1 बार। ये एक्चुअली प्रेशर की दो डिफरेंट यूनिट है जिनको मतलब सेम समझा जाता था पहले, बट एक्चुअल ऐसा है नहीं, बहुत माइनर डिफरेंस है। वो क्या है वो देखो, ऐसे समझो तुम कि 1 atm इक्वल टू 1.01325 बार। ठीक है, ये बेसिकली ऐसे एटीएम और बार रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, ओल्ड कन्वेंशन हमारा क्या था और ये न्यू कन्वेंशन है। ठीक है, किसके लिए हम बात कर रहे हैं, एसटीपी के लिए, जो हमारा ओल्ड कन्वेंशन था और जो न्यू कन्वेंशन है। ठीक है, एसटीपी हमने पहले डिफाइन कर रखा था ना यार कि इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर पे हमारा एसटीपी होगा। बट जो न्यू कन्वेंशन है उसकी जो कंडीशन है कि एसटीपी एनटीपी हम किसको बोलेंगे, टेम्परेचर हमारा वही है 0 डिग्री सेल्सियस, बट प्रेशर की वैल्यू हमने बेसिकली चेंज कर दी है। प्रेशर की वैल्यू चेंज कर दी है हमने, कितनी कर दी है कि 1 atm लेके 1 बार करेंगे। ठीक है, अब इसका फर्क क्या पड़ता है, इसका डिफरेंस क्या होता है, मतलब जो नए कन्वेंशन और ओल्ड कन्वेंशन की वजह से, वो देखते हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको, ऐसा है कि PV इक्वल टू NRT में मान लो हमारे पास 1 मोल है, कितना है 1 मोल है गैस का। अब हम उसके लिए वॉल्यूम निकाल रहे हैं, है ना, 1 मोल गैस के लिए वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो प्रेशर हमारा क्या है STP पे निकाल रहे हैं ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। ठीक है,
तो प्रेशर हमारा क्या है 1 atm था, 1 लिख देंगे। वॉल्यूम हमको कैलकुलेट करना है, V लिख देंगे। n हमारा क्या है 1 मोल। R की वैल्यू तुम क्या लिख दोगे 0.0821 है ना। और टेम्परेचर हमारा कितना है 0 डिग्री सेल्सियस है ना। STP की बात कर रहा हूं मैं, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि मैंने तुमको बताया था RT की वैल्यू अगर हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वो कितनी हो जाएगी यार तुम्हारी 22.4 है ना। और ये हमारा V हो गया। और ये किस में आएगा लीटर में आएगा अपने आप, क्योंकि हमने सारी वैल्यू स्टैंडर्ड यूनिट्स में ली है। कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट्स में, जो मैंने तुमको पीछे बताएंगे, ठीक है। अब जो हमारा न्यू कन्वेंशन है उसमें क्या हुआ है कि हमारा जो प्रेशर की वैल्यू है वो हमारी 1 atm ना होकर कितनी थी यार 1 बार थी कि नहीं थी, है ना। और वॉल्यूम हमको कैलकुलेट करना है अगेन। नंबर ऑफ मोल हमारा एक ही है और R हमारा क्या है सेम है 0.0821 है भैया, ठीक है। और टेम्परेचर हमारा क्या है यार 273 केल्विन भाई है ना। बट अब यहाँ पे 1 बार है तो अच्छा तुमने पीछे भी क्या पढ़ा था 1 atm इक्वल टू 1.01325 बार 1 atm, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या है तुम्हारा 1 बार। अगर तुम 1 बार को यहाँ पे तुम 1 बार को यार ऐसे लिख सकते हो क्या 1 atm डिवाइड बाई 1.01325 ऐसे लिख सकते हो नहीं लिख सकते, लिख सकते हो ना बिल्कुल। तो तुमको क्या करना है यहाँ से 1 बार की वैल्यू उठा के तुमको क्या पुट कर देनी है यहाँ पे V इक्वल टू 1, ये तुम्हारा ATM हो गया, ये तुम्हारा ATM हो गया 1.01325, ठीक है। और ये देखा तुम्हारा 0.0821 इंटू 273, वही जो हमने पीछे याद करा था क्या था हमारा 22.4 है ना। अब जब तुम उसको V को यहाँ पे लिखोगे और इसको उधर ले जाओगे तो तुम्हारा क्या आता है 22.7 लीटर, ठीक है। आएगा किसमें लीटर में आएगा, क्योंकि सारी वैल्यू हमने स्टैंडर्ड यूनिट्स में दे रखी है, ठीक है। तो समझ में आया कि ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो 1 मोल का वॉल्यूम आ रहा था गैस के STP पे वो क्या आ रहा था हमारा 22.4 लीटर, और जो नए कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो आ रहा है वो है हमारा 22.7 लीटर, ठीक है। तो ये बात बेसिकली याद करने वाली है, ठीक है। और वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो किस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है, हमारा ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है या नए कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। तो वो बात आपको क्वेश्चन में कई बार दे दी जाती है, अगर नहीं दी जाती है तो आपको हमेशा नए कन्वेंशन के अकॉर्डिंग चीजें मान के चलनी है, ठीक है। नए कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्यों मान के चलनी है यार, मान लो पुराना सही होता तो आता ही क्यों, सीधी सी बात है हम नए के अकॉर्डिंग मानेंगे। वो बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो तुम्हारा देखो ऐसे समझो कि तुम्हारे पास मान लो ये है V वॉल्यूम है सपोज n मोल्स ऑफ गैस का, ठीक है। तो n मोल्स ऑफ गैस का हम V वॉल्यूम कैसे निकालते हैं कि n इंटू 22.4, ठीक है। ये तुमको पता था कि STP पे 1 मोल का गैस के वॉल्यूम कितना था 22.4 लीटर। अगर मैं 2 मोल के लिए बात करूंगा तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 22.4, ठीक है। 3 के लिए बात करूंगा तो 3 इंटू 22.4, वैसे ही n के लिए बात करूंगा तो n इंटू 22.4, ठीक है। आई बात समझ में। V इक्वल टू हमारा क्या हो गया n इंटू 22.4, ठीक है। अभी सिमिलरली तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो यार कि n इक्वल टू V बाई 22.4, है ना। मान लो अगर तुमको V वॉल्यूम दे रखा है किसी एक पर्टिकुलर गैस का और पूछ रहा है कि उसके n कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे STP या NTP पर, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है। और हम नीट एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं तो हमारा STP NTP क्या हो गया सेम हो गया, ठीक है। तो यहाँ से तुम क्या निकाल लोगे नंबर ऑफ मोल्स। आई बात समझ में, ये बातें याद रखनी है, ठीक है। ये मैं कोई फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा तुमको यार, सिंपल आसान भाषा में हम बात कर ले रहे हैं, है ना। तो आई थिंक इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब देखो तुम्हारा क्या है कि अब तुमने कह दिया कि सर आपने ऐसी मतलब ये सब कंफ्यूजिंग थोड़ा बता तो दिया कि STP NTP एग्जामिनेशन में कैसे क्या करेंगे हम। तो देखो यार एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बेसिकली डिजाइन किया गया है। अगर क्या हुआ, अगर तुम्हारा ये आया क्वेश्चन का कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP, ठीक है। अगर तुम्हारे ऑप्शन दे रखे हैं 1 लीटर 22.4 लीटर 10 लीटर 11.2 लीटर, ठीक है। तो तुमको दिख रहा है कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन आया तो किस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आया, पुरानी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आया, तो आंसर हमारा क्या होगा 22.4 लीटर होगा, ठीक है। अगर क्या बोलते हैं तुम्हारा ये आया ऑप्शन ये आए हैं तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 1 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा तुम्हारा फिर 22.7 लीटर हो जाएगा। सीधी सी दिख रही है ना यहाँ पे, इसका आधा ही होएगा, है ना। तो अगर ऑप्शन ऐसे आए तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगर क्या बोलते हैं हमारे ऑप्शन से ये आए, है ना, कि उसमें 22.4 भी ऑप्शन है 22.7 भी ऑप्शन है, तो हम क्या करेंगे तो हम 22.7 लगाएंगे क्योंकि ये हमारा नए कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ट्रू है। तो ज्यादा ट्रू कौन सा है, ये वाला, क्योंकि करेक्टेड हो गया ना वो। तो ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब देखो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं ना कि इससे एक्चुअल क्वेश्चंस बनते कहते हैं एग्जाम में, मतलब किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। देखो तुम कि द प्रेशर इन ATM exerted by 32 ग्राम ऑफ CH4 प्रेजेंट इन 8.21 डेसीमीटर क्यूब वेसल एट 127 डिग्री सेल्सियस, है ना। ये बेसिकली पूछ रहा है PV इक्वल टू nRT, ठीक है।
ये बेसिकली पूछ रहा है कि 32 ग्राम हमारे पास है तुम्हारा CH4 है ना, और उसका वॉल्यूम कुछ दे रखा है कि इतने वॉल्यूम में है वो, है ना। तो और वो 127 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कितना हमारा क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी, ठीक है, प्रेशर लगाएगी, है ना। अब देखो तुम्हारा इसमें क्या है, एक नई चीज दिख रही है तुमको, 8.21 डेसीमीटर क्यूब, है ना। डेसीमीटर तुम्हारा क्यूब तुम्हारा क्या होता है, लीटर के बराबर होता है ना। तो ये 8.21 क्या हो गया हमारा, 8.21 क्या हो गया हमारा, लीटर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब देखो तुम कि प्रेशर निकालना है हमको, वॉल्यूम हमारा है 8.21, ठीक है। इसको डॉट में समझना है, बेसिकली मल्टीप्लाई है, ठीक है। और एन हमारा क्या है, एन हमारा क्या है कि 32 ग्राम है ये, तो एन हमारा हो गया 2। कैसे हो गया 2 एन, ये एन बेसिकली हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4, ठीक है। 32 ग्राम दे रखा है और मेरे पास CH4 का मोलर मास कितना होता है, 16 होता है। 16 से डिवाइड करूंगा 32 को तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। एंड और आर हमारा क्या होगा 0.0821 और टेम्परेचर हमारा क्या हो गया यार, टेम्परेचर क्या हो गया हमारा, दे रखा है ना 127 डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट करके किस में करेंगे, केल्विन में। हम हमेशा इस इक्वेशन में किस में रखते हैं, यूनिट में, प्रेशर वो उसको टेम्परेचर को केल्विन में रखते हैं, ठीक है। अब केल्विन में रखते हैं भैया, तो हो गया तुम्हारा 127 प्लस 273 ये क्या हो गया तुम्हारा 300। अब लग रहा होगा तुमको सर इतनी बड़ी कैलकुलेशन हो गई, अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। P इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा, P इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा, इसको ऐसे समझो, ये क्या है तुम्हारा 3 × 100, तो 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 इधर के साथ जाएंगे, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 8.21 और यहाँ पे भी क्या है तुम्हारा 8.21, तो 8.21 से ये जाएगा, ये तुम्हारा 3 बचेगा इसका, क्योंकि 100 तो इधर चला गया, 3 दूनी 6, तो प्रेशर आ गया तुम्हारा क्या आ गया 6 ATM। ATM में आएगा ना, क्योंकि सारी वैल्यू हम स्टैंडर्ड यूनिट्स में ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स में, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर C, है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा कि 62 ग्राम तुम्हारे पास फॉस्फोरस है, ठीक है। और ये जो प्रेशर है टोटल ये लगा रहा है तुम्हारा 0.5 ATM का, है ना, इन 22.4 लीटर वेसल। द एटोमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस एट STP। ये बेसिकली ये पूछ रहा है कि जो हमारा ये फॉस्फोरस है ना, वो किस फॉर्म में रहता है, ठीक है। मतलब कितने एटम्स एक साथ रहते हैं, किस फॉर्म में, जिसका कोई उसका जो मॉलिक्यूल होता है ना, वो किस फॉर्म में रहता है, मतलब कितने, उसका बेसिकली क्वेश्चन ये है कि वो क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल है या एटम है, मतलब एटमसिटी का मतलब उसने यही पूछ लिया ना कि किस फॉर्म में रह रहा है, ठीक है। तो लेट सपोज कि वो PX की फॉर्म में रहता है, ठीक है, किस फॉर्म में रहता है, PX की फॉर्म में, है ना। तो बेसिकली हमको ये x फाइंड करना है। अगर x हमारा 1 आया तो वो एटॉमिक फॉर्म में रहता है, 2 आया तो किस में रहता है, मतलब 2 की मतलब जोड़े की फॉर्म में रहता है, मतलब डायटोमिक समझ लो तुम, है ना, ट्राइएटोमिक या फिर टेट्राएटोमिक में से, ठीक है। अब देखो तुम्हारा क्या है यार, ये PV = nRT, है ना, PV = nRT, है ना। अब प्रेशर दे रखा है तुमको, प्रेशर तुम्हारा दे रखा है 0.5 ATM प्रेशर लगा रहा है ना, वॉल्यूम भी दे रखा है तुमको 22.4 लीटर, ठीक है। और क्या दे रखा है इसने 62 ग्राम, ये इसका वेट बता रखा है ना। नंबर ऑफ मोल बेसिकली हमको इसका निकालना है, R हमारा क्या है 0.0821। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालना है उसका मतलब अभी समझ जाओगे, ठीक है। और टेम्परेचर हमारा कितना है यार, टेम्परेचर है इतना STP, मतलब टेम्परेचर हमारा 273 हो गया, है ना। ओके देखो इसका मल्टीप्लाई मैंने तुमको बताया था कि R × T तुम्हारा क्या हो जाएगा, STP वाला 22.4, तो 22.4 से 22.4 जो जाएगा, है ना। तो N हमारा क्या आ गया, N आ गया हमारा 0.5 मतलब 1/2, है ना। और इस 1/2 का वेट कितना दे रखा था, 62 ग्राम, है ना। तो 1 मोल का वेट कितना हो जाएगा तुम्हारा 124 हो जाएगा, 124 ग्राम, ठीक है। अब 124 ग्राम 1 मोल का वेट है। अब तुमको पता है कि फास्फोरस के एक एटम का वेट कितना होता है, 1 मोल एटम का वेट 31 ग्राम होता है ना। तो ये अगर हमारे पास 101 उसके मॉलिक्यूल में, 1 मोल मॉलिक्यूल में वो 124 ग्राम है ना, तो कितने एटम हो जाएंगे, 124 / 31, है ना, आ गया यार 4। तो बेसिकली उसके एक मॉलिक्यूल में 4 क्या रह रहा है हमारा, 4 उसके एटम है पर्टिकुलर। एक्स की वैल्यू क्या आई हमारी यार 4, ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं ना यार। देखो बेसिकली ये कुछ 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, ये सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं, PV = nRT लगानी है और बेसिकली ये पता करना है क्या बोलते हैं कि किसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा है। n पता लगाने, नंबर ऑफ मोल्स लगा लोगे, वहां से Na से वो करके रिलेट करके नंबर ऑफ एटम्स पता लगा लेना। तो ये क्वेश्चन बेसिकली तुम्हारे लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी बहुत मतलब काफी ज्यादा क्वेश्चंस में इसका यूज होता है, ठीक है। काफी तुमको जब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे तो तुमको नए क्वेश्चन में हर एक जगह दिख जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी टर्म ये वाला, ठीक है। तो देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली क्या है हमारा, ये एक रिलेटिव डेंसिटी है, ठीक है। अब तुम कहोगे सर रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी मतलब किसी की तुलना में अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो मान लो ऐसे समझो कि तुम्हारे पास एक ये स्टिक है छोटी, ठीक है, और एक ये बड़ी स्टिक है ना,
एक ये बड़ी स्टिक है। अब मैं बोलूंगा इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है ना, और इसकी लेंथ कितनी है तुम्हारी, लेट्स सपोज 1/2 मीटर, ठीक है। ये क्या है, इनकी एब्सोल्यूट लेंथ है, ये इनकी एब्सोल्यूट लेंथ है, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा कि क्या बोलते हैं इसकी जो लेंथ है इसके कंपैरिजन में निकालो, तो ये कितनी हो गई, इसकी दुगनी हो गई यार, 2 टाइम्स हो गई, है ना। तो ये क्या हुआ तुम्हारा रिलेटिव का मतलब, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब हम किसी के रिलेटिव बात कर रहे होते हैं तो चीजों की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है, वो बस टाइम्स में होती है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, ठीक है। तो रिलेटिव का मतलब ये है हम चीजों को किसी की तुलना में मेजर कर रहे हो, ना कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को मेजर कर रहे हो, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा क्या है, बेसिकली ये रिलेटिव डेंसिटी है ना। और ये जो टर्म है ये तुम्हारा स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, ये बेसिकली डिफाइंड है फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स ओनली, नॉट फॉर गैसेस, ठीक है। ये बात याद रखनी है तुमको, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा बेसिकली क्या है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, ऐसे निकालते हैं हम रिलेटिव डेंसिटी, है ना। तो इट इज ऑल्सो यूनिटलेस क्वांटिटी एज इट इज रेशियो, जो मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। वो चीज यहाँ लिखी हुई है कि ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्यों यूनिटलेस है, क्योंकि हम इसको किसी के कंपैरिजन में निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सबको ये पता है कि डेंसिटी ऑफ, यहाँ पे हम डेंसिटी ऑफ किसकी बात कर रहे हैं, किसके कंपैरिजन में निकाल रहे हैं, वाटर के, ठीक है, H2O के, है ना। और हमको ये बात याद रखनी है कि जो हमारी डेंसिटी ऑफ वाटर है ना एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये हमारी क्या होती है, 1 ग्राम पर ml होती है, ठीक है। ये बात याद रखनी है। अब देखो जादू देखना, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी तुमने क्या लिख दिया, डेंसिटी मतलब एब्सोल्यूट डेंसिटी जो होती है किसी भी पर्टिकुलर चीज की, है ना, कोई भी पर्टिकुलर मैटर की हम बात कर रहे हैं, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अब तुमको पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है हमारी, 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या डिफाइंड है, 1 ग्राम पर ml, है ना। तो क्या मैं इसको मिटा के 1 ग्राम पर ml नहीं लिख सकता यार, 1 ग्राम पर ml लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, है ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। वाटर की डेंसिटी की बात हो रही है, मैंने लिख दी यहाँ पे, है ना। अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, ग्राम पर ml इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, सॉरी नॉट गैस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुमको पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसी जगह स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, अगर तुमको उस सब्सटेंस की डेंसिटी निकालनी है, तुमको बेसिकली कुछ नहीं करना, क्या करना है, उस स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कि यूनिटलेस क्वांटिटी होगी हमारी, उसको ग्राम पर ml में कन्वर्ट कर देना है, वो हमारी क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हो जाएगी, पर्टिकुलर सब्सटेंस की, अगर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है। देखो समझो कैसे, लेट्स सपोज एक सॉलिड हमारा क्या है, A है ना, उसकी तुमको दे रखी है स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.3, है ना। अब वो पूछ रहा है उसकी क्या निकाल दो तुम, डेंसिटी निकाल दो, डेंसिटी क्या आ जाएगी तुम्हारी उसकी 2.3 ग्राम पर ml, ठीक है। सिमिलरली मान लो एक सॉल्यूशन है, मैंने बोला था ना ये सॉलिड और लिक्विड के लिए डिफाइन है ना, एक सॉल्यूशन है, तो समझो कि एक सॉल्यूशन है S, है ना, उसकी तुमको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 0.9। अब उसकी डेंसिटी पूछी जाए तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, तुम्हारी डेंसिटी क्या हो जाएगी, 0.9 ग्राम पर ml। अब ये मत कहना कि सर हमको डेंसिटी नहीं पता, डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी बेसिकली बेटा क्या होती है, जिसको नहीं पता है, कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। कि अगर डेंसिटी का मतलब ऐसे समझो, मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब कि अगर मैं किसी चीज का पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ले रहा हूँ ना, तो उसमें कितना मास है उस चीज का, ठीक है। तो वो क्या होती है, हमारी डेंसिटी होती है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई हमारी कि हमको अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है तो हम कैसे डेंसिटी निकालेंगे वहां से, ठीक है। वेरी गुड, है ना। अब देखो वेपर डेंसिटी, है ना, ये भी यार क्या है, ये भी हमारा एक रिलेटिव डेंसिटी है। रिलेटिव डेंसिटी मतलब हम यहाँ पे डेंसिटी निकाल रहे हैं किसी चीज की किसी के कंपैरिजन में, ठीक है। और ये जो हमारी वेपर डेंसिटी है ये बेसिकली डिफाइंड है हमारी किसके लिए, ओनली फॉर गैसेस के लिए, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी हमारी बेसिकली पर्टिकुलरली हमारी है कि डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस। यहाँ पे यार H2 आ जाएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम वेपर डेंसिटी को कैसे डिफाइन किया गया है कि हम किसी गैस की डेंसिटी निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और ये क्या होगी यार हमारी, ये भी हमारी क्या होगी, यूनिटलेस होगी, बिल्कुल यूनिटलेस होगी, क्योंकि ये भी हमारी क्या है, रिलेटिव क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें हमारे यहाँ पे क्या है, वेपर डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ H2, ठीक है। अब तुमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था यार, हमने पढ़ा था कि P इक्वल टू PM इक्वल टू DRT, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, है ना। तो यहाँ से क्या मैं गैस की डेंसिटी निकाल सकता हूँ, गैस की डेंसिटी क्या हो जाएगी हमारी, PM इक्वल टू RT। मानते हो मेरी बात, नहीं मानते, आ जाएगी नहीं आ जाएगी, ठीक है। अब देखो वेपर डेंसिटी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फॉर पर्टिकुलर गैस के PM is by RT, PM by RT, है ना, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता,
और यहाँ पे बात हो रही है कि जो दोनों गैसेस हैं वो सेम हमारी टेम्परेचर और प्रेशर पे है ना, इसका मतलब वही है यहाँ पे लिखा है ना। और मैं सिमिलरली हाइड्रोजन के लिए बात कर लूंगा कि PM/RT, ठीक है। यहाँ पे जो M है, ये जो M है, ये दोनों गैसेस के, ये जो हमारी अननोन गैस है उसका मोलर मास है, यहाँ पे हमारा जो हमारी हाइड्रोजन गैस है उसका मोलर मास है, ठीक है। अब क्या तुम इसको ऐसे लिख लोगे यार? अच्छा, इसको ऐसे लिख दो तुम, पर्टिकुलर गैस ये हमारा हो गया तुम्हारा H2, ठीक है। तो अच्छा देखो यहाँ पे RT सेम है तो ये कट जाएगा इससे, है ना। सिमिलरली हमारा प्रेशर भी सेम है तो P भी कट जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा? मास ऑफ गैस डिवाइड बाई मास ऑफ H2 आ जाएगी ये वाली बात, ठीक है। अच्छा तो अच्छा वहां से हमारा क्या आ गया तुम्हारा? वेपर डेंसिटी आ गया तुम्हारा कि मास ऑफ गैस डिवाइड बाई मास ऑफ H2, मास ऑफ H2, है ना। तो सबको पता है भैया कि मास ऑफ हाइड्रोजन हमारा क्या होता है? ये तो हमारी अननोन गैस है जिसका हमको निकालना है। मास ऑफ H2 हमारा क्या होता है? 2, ठीक है। होता है कि नहीं होता? मोलर मास 2 ग्राम। अब देखो इसको हम क्या लिख लेंगे? यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं वेपर डेंसिटी इंटू 2 इक्वल टू, अच्छा मेरी एक बात सुनो, यहाँ पे तुम कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे इसका मास किस में होगा? ग्राम में होगा, है ना। बट यहाँ पे ग्राम क्यों नहीं लिख रहे? तो बेटा इस ऊपर वाली गैस है, इसका भी तो मास ग्राम में होगा, तो वहां से ग्राम कट गया। बेसिकली वो रिलेटिव टर्म वैसे भी ऊपर नीचे कट जाएगा, ठीक है। तो ये 2 यहाँ आ जाएगा। ये क्या आ गया हमारा? मास ऑफ गैस, ठीक है। मास ऑफ गैस आ गया हमारा। तो अगर तुमको वेपर डेंसिटी दे रखी हो तो उसका तुम मल्टीप्लाई करके 2 से क्या निकाल दोगे? तो मोलर मास, इसका मोलर मास निकाल दोगे किसी पर्टिकुलर गैस का। इसका यूज बेसिकली क्वेश्चन में यही आता है, ठीक है। और अगर तुमको किसी गैस का मोलर मास दे रखा हो, वेपर डेंसिटी निकालनी हो, है ना, तो क्या करोगे? 2 से डिवाइड कर दोगे। ये पहला वाला एक्सप्रेशन आई बात समझ में, ठीक है। वेरी गुड। देखो इन पे मतलब क्वेश्चन जो पर्टिकुलर हमारे एग्जामिनेशन में आए वो सबके लिए मैं लाइव सेशन लूंगा, ठीक है। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये जो टॉपिक्स अभी तुमने पढ़े, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर वेपर डेंसिटी, है ना, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनते, बेसिकली क्वेश्चंस का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट कि मैंने उस पर क्वेश्चन नहीं करवाया, ओके। अब देखो एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होगा तुम्हारा? एवरेज मॉलिक्यूलर मास बेसिकली इट इज डिफाइंड फॉर गैसेस मिक्सचर, ठीक है। ये एक टर्म है जो हमारा किसके लिए डिफाइंड किया गया? गैसेस मिक्सचर के लिए डिफाइंड किया गया। ये बात याद रखनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि द मोलर मास ऑफ सच मिक्सचर इज नोन एज एवरेज मॉलिक्यूलर मास, है ना। और इसको डिनोट करते हैं भैया किससे? M मिक्स से। इसका मतलब क्या है? देखो समझो तुम, लेट सपोज यार कि तुम्हारे पास एक ये डिब्बा है और दूसरा तुम्हारे पास ये डिब्बा है, क्या है? और इसमें तुम्हारी A गैस भरी पड़ी है और इसमें तुम्हारी B गैस भरी पड़ी है। लेट सपोज कि इसमें इसके N मोल थे, N1, और इसमें जो मोल थे हमारे B के वो N2 मोल थे, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि दोनों गैसों को A और B गैस को यहाँ पे इस डब्बे में डाल दिया, ठीक है। क्या कर दिया? डाल दिया। अब देखो तो अब बेसिकली मोलर मास ऑफ मिक्सचर का मतलब क्या हुआ कि अब हमारे मोल कितने होंगे इसमें? N1 प्लस N2 हो गए होंगे मोल, है ना। तो अब मोलर मास ऑफ मिक्स का मतलब ये है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर मिक्सचर में से एक मोल निकालूं, ऐसी रैंडम हाथ डाल के डब्बे में से एक मोल अगर गैस के मॉलिक्यूल निकालूं, है ना, तो उनका जो मास होगा, एक मोल का जो मास होगा वो क्या हुआ हमारा यार? मोलर मास ऑफ मिक्स, ठीक है। आई बात समझ में, है ना। ये बात समझ में आई कि होता क्या है ना। अब देखो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। बेसिकली हम सबको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स हमारा क्या होता है? गिवन वेट बाय मोलर वेट होता है ना। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मोलर वेट इक्वल टू हमारा क्या होगा? गिवन वेट बाय नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो सेम चीज हम मिक्सर के लिए लगाएंगे, है ना। कि अगर हमको मिक्सर का मोलर मास निकालना तो हम क्या करेंगे कि जो टोटल वेट है हमारा, टोटल वेट है मिक्सर का, वो कैसे निकालेंगे हम? लेट सपोज हमारा क्या था? दो डब्बे थे हमारे, है ना। इसमें हमारे N1 मोल थे किसके? A के, और इसमें हमारे क्या थे? N2 मोल थे किसके? B के, ठीक है। लेट सपोज के A का मोलर मास हमारा क्या है? X है ना। तो X इंटू N1 हो जाएगा टोटल मास जो हमारे A टाइप है ना। और लेट सपोज के जो हमारा B है इसका मोलर मास कितना है? Y है। जो B गैस है हमारी उसका क्या था? हमारा X, ठीक है। तो यहाँ टोटल मास कितना हो जाएगा हमारा? Y इंटू N2, है ना, डिवाइड बाई हमारा क्या आ जाएगा? टोटल मोल, दैट इज N1 प्लस N2, है ना। तो ये क्या आ गया यार हमारा? मोलर मास ऑफ मिक्स, ठीक है। मिक्सचर के एक मोल का मास, ठीक है। तो ऐसे हम मिक्सचर के मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, है ना। ये नोट कर लेनी यार ये बात, ठीक है। अब देखो, अब मिक्सचर कंटेन्स 1 मोल ऑफ हीलियम, 2 मोल्स ऑफ H2 गैस, है ना, एंड 2 मोल्स ऑफ मीथेन। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर विल बी, है ना। जो सेम चीज मैंने बताई थी वही करनी है। देखो मोलर मास ऑफ मिक्स कैसे निकाल लेंगे? मोलर मास ऑफ मिक्स के लिए हम क्या करेंगे यार कि तुम्हारा
1 मोल हीलियम है, हीलियम का मास कितना होता है 2 होता है, तो 1 × 2 प्लस तुम्हारा क्या होता है हाइड्रोजन क्या है 2 मोल है, तो हाइड्रोजन के 2 मोल का मास कितना हो गया 2 × 2, 1 का 2 होता है तो 2 4, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा 2 मोल्स ऑफ मीथेन है ना, मीथेन का मास कितना होता है 16 मोलर मास है ना। टोटल मोल कितने हैं हमारे भाई यहाँ पे 2 और 2 4 और 1 5, ठीक है, 2 और 2 4 और 1 5, ठीक है। ये क्या होगा तुम्हारा 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32, 32 और 4 36 और 2 36 और 2 38, 38 डिवाइड बाई 5, ठीक है। अब जो तुम्हारा आएगा तो आएगा, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ये पहली क्लास का मैथ है ना, ये होगी तुम्हारी बात। अब देखो सिमिलरली यार इस पे क्या बोलते हैं, एक और ये क्वेश्चन है पर्टिकुलर टाइप का, ठीक है। इसको ऐसे समझो कि अ गैसियस मिक्सचर ऑफ नियोन एंड ईथेन कंटेन्स 40% बाय नियोन बाय मास एंड द वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर विल बी। सिमिलरली देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ऐसे कह रहा है कि हमारे पास एक मिक्सचर है, लेट सपोज ए मिक्सचर है, कौन कौन सी गैसेस का हमारे पास नियोन और हमारा क्या है ईथेन। ईथेन हमारा क्या होता है C2H6, ठीक है, इनका मिक्सचर है ना। इसका मास ये ए मिक्सचर है, इसका मास समझ लो x है ना। इसका जो 40% है वो क्या है मेरा नियोन है, इसका 40% नियोन है और बाकी 60% फिर क्या हो जाएगा मेरा तुम्हारा C2H6 हो जाएगा, है ना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब क्या बोलते हैं वेपर डेंसिटी पूछ रहा है भैया, वेपर डेंसिटी पूछ रहा है इसके मिक्सचर की, है ना, वेपर डेंसिटी पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे सीधी सी बात, हम इसका मोलर मास निकाल लेंगे, मोलर मास ऑफ मिक्स निकाल लेंगे और उसको 2 से क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा वेपर डेंसिटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, है ना। डायरेक्ट तो वेपर डेंसिटी आएगी नहीं, है ना। अब देखो क्या करेंगे हम, लेट सपोज कि जो x की वैल्यू है भैया हमारी मिक्सचर की वैल्यू, मान लिया हमने कि 100 ग्राम है हमारे पास, 100 ग्राम है, तो उसमें क्या बोलते हैं 40% नियोन है, तो 40 ग्राम क्या हो जाएगा हमारा नियोन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। सिमिलरली 60 ग्राम क्या हो जाएगा हमारा C2H6 ईथेन हो जाएगा, है ना। अब इन दोनों के मोल कितने हो गए 60 ग्राम ये है 60। अबे भैया हम ये क्यों निकाल रहा हूँ इसके मोल, फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला बेसिकली हम कैसे निकाल रहे थे, वो जो तरीका है कि हमको पहले मोल चाहिए ना दोनों मिक्सचर के, है ना। तो हमारा वेट ये पता है हमको 40 ग्राम, नियोन का मास कितना होता है मोलर मास 20 ग्राम होता है ना। तो 40 ग्राम बाय 20 ग्राम हमारे पास मोल कितने आ गए नियोन के 2 मोल आ गए, है ना। इसका कितना होता है यार हमारा C2H6 का 12 दूनी 24 और 6 30 ग्राम होता है इसका मोलर मास, है ना। तो यहाँ पे भी इसके मोल कितने आ गए, इसके मोल कितने आ गए 2 मोल आ गए, 2 मोल आ गए, है ना। और हमने क्या पढ़ा था कि भैया मोलर मास ऑफ मिक्स क्या हो गया तुम्हारा गिवन वेट बाई टोटल मोल। अब गिवन वेट हमको कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, हम दोबारा क्या करेंगे 2 × 2 करेंगे 2 × 20, है ना। मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल वो तो करेंगे नहीं, हमको पता है कि टोटल वेट ही कितना है मेरे मिक्सर का 100 है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे नीचे तुम्हारा टोटल मोल्स 2 मोल इसके और 2 मोल इसके, ठीक है, वो क्या होगा तुम्हारा 4। तो मोलर मास ऑफ मिक्स तुम्हारा क्या आ गया यार, मोलर मास ऑफ मिक्स तुम्हारा क्या आ गया 100 डिवाइड बाई 4 दैट इज 25, है ना। हमसे पूछा क्या है वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी कितनी हो जाएगी 25 डिवाइड बाई 2। तुमको ऐसे मतलब आंखें खुली रखनी है, क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखना है, ठीक है। आंसर आ गया मोलर मास 25 वो नहीं लगा जाना, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो ये क्वेश्चन यार बेसिकली सिमिलर क्वेश्चन ही है, ये तुम्हारे लिए किस होमवर्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन तुमको यार खुद करके आना है, ठीक है, और कमेंट में आंसर बताना है। चीजें समझ में आ रही है तो बताना है और नहीं समझ में आ रही तो बताओ कैसे समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं आ रहा, तो पर्टिकुलर तो मतलब फिर वो दोबारा चीजें मतलब तुमको डाउट जो कमेंट में होंगे वो उसके तरीके से सॉल्व करे जाएंगे, ठीक है। और तुमको चीजें समझ में नहीं आ रही तो बेटा फीडबैक जरूर दे देना अगर तुम वीडियो देख रहे हो, ठीक है। ये तुम्हारा काम है ना। सिमिलरली ये भी क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारा होमवर्क, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन पहले दिया था, इतने तो कर ही सकते हो यार, है ना। अब देखो एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास बेसिकली क्या है हमारा कि ऐसे एलिमेंट्स के लिए डिफाइन किया गया है, ये एक थ्योरेटिकल टर्म है, ये ऐसे एलिमेंट्स के लिए डिफाइन किया गया है, क्या बोलते हैं, जो कि हमारे इसमें एनवायरमेंट में अपने 2 या 2 से ज्यादा आइसोटोपिक फॉर्म में पाए जाते हैं ना, और उनकी जो अबंडेंस है ना, वो एक क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट है एक दूसरे के, ऐसा नहीं है कि 99% है तो 1% है। मतलब ये जो हमारा एवरेज एटॉमिक मास टर्म है ये उन्हीं के लिए डिफाइन होगा जिन एलिमेंट्स की जो परसेंटेज अबंडेंस होगी वो एक दूसरे के क्या बोलते हैं कंपेरेबल अमाउंट में होगी। देखो क्या मतलब इस बात का, लेट्स सपोज कि मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुमको पता है हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप होते हैं हमारे, एक क्या होता है हमारा 1H1 और दूसरा होता है हमारा 1H2। ये हो गया हमारा प्रोटियम और ये हो गया तुम्हारा ड्यूटेरियम, यही होता है ना, ठीक है। तो इसका जो मतलब एनवायरनमेंट में जो हमारा वो है परसेंटेज, ये है इसका 99% है ना, और इसका है तुम्हारा 1%, ठीक है। तो क्या ये कंपेरेबल है, नहीं है ना, हम इसको इजीली नेगलेक्ट कर सकते हैं इसके कंपैरिजन में, है ना। तो इसके लिए जो हमारा एवरेज एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज इसको ऐसे लिख लेते हैं यार तुम्हारा,
एवरेज एटॉमिक मास इसके लिए डिफाइन नहीं है, ठीक है, सीधी बात आई समझ में, क्योंकि इनकी जो परसेंटेज अबंडेंस है वो कंपेरेबल अमाउंट की नहीं है, ठीक है, नेचर में, है ना। तो ये बात तुम्हारी समझ में आई। अब देखो बट ये क्या बोलते हैं, किसके लिए सिग्निफिकेंट है एवरेज एटॉमिक मास, है ना, किसके लिए है। लेट सपोज तुमको पता है तुम्हारे पास क्लोरीन के तुम्हारे दो आइसोटोप होते हैं, है ना, ये है तुम्हारा एक पहला क्लोरीन 1735, ये है तुम्हारा दूसरा, क्या है तुम्हारा दूसरा आइसोटोप क्लोरीन का, क्या है Cl 1737, ठीक है। अब ये होता है तुम्हारा भैया 75%, ये होता है तुम्हारा कितना होता है 75% और नेचर में, और ये होता है तुम्हारा 25, 100 में से 75 क्या तो कितना बचा 25, ठीक है। तो ये तो यार नेगलेक्ट करने लायक है नहीं, मतलब ये सीधी सी बात है, कंपेरेबल है, ये 75% है, वो 25% है, मतलब 3/4 है ये वाला पार्ट टोटल अबंडेंस का, और ये कितना है 1/4 है टोटल अबंडेंस का, ठीक है। तो इनके लिए जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो कैसे निकालेंगे हम, वो देखो तुम बेसिकली, है ना। ये क्या हो गया यार, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास, इसको ऐसे लिख लो तुम, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। अब देखो इसके लिए हम क्या करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इनटू देयर मास, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली तुम क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं, है ना, और एक पर्टिकुलर एटम का तुमको मास पता है ना, कुछ उसके एलिमेंट, मतलब लेट्स सपोज टोटल अबंडेंस 100% है, तो कुछ परसेंट उसका होगा, मतलब कुछ नंबर 100 में से उसका होगा, कुछ उसका होगा, तो दोनों का मास निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलते हैं तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ एटम्स है उससे डिवाइड करेंगे, तो वहां से एवरेज एटॉमिक मास आएगा। क्वेश्चन हम करेंगे आगे, देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब देखो मतलब क्वेश्चन से तुम कैसे रिलेट कर पाओगे। लेट्स सपोज कि इन नेचर बोरॉन एग्जिस्ट एज B10 एंड B11, है ना, विद परसेंट अबंडेंस ऑफ 40% एंड 60% रेस्पेक्टिवली बाय नंबर, द एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन विल बी, है ना। अब लेट्स सपोज इसने बोला है कि हमारे पास अगर मान लो 100 है, 100 इसके एटॉमिक इसके बोरॉन के, है ना, तो उसमें भैया तुम्हारा 40% कौन सा है, तुम्हारा 40% है तुम्हारा B10 वाला, है ना, B10 वाला, है ना। और क्या बोलते हैं तुम्हारा 60% फिर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा B11 वाला, सीधी बात है ना, नंबर के टर्म में। तो क्या बोलते हैं, ये पूछ रहा है इसका एवरेज एटॉमिक मास, है ना। तो भैया मास एवरेज तुम्हारा क्या हो गया कि 40 नंबर इसके हैं, मतलब 100 में से 40 इंटू इसका मास कितना है 10, है ना, प्लस कि 60 इंटू 11 डिवाइड बाई टोटल नंबर हमारे कितने हैं 60 और 40, है ना, वो जो परसेंटेज साइन बाई नंबर था ना, तो टोटल कितना हो गया हमारा 100। अब कैलकुलेट कर लेंगे तुम्हारा यार, जो भी आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इतनी सिंपल चीजें हैं, है ना, और इनसे बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस बनते हैं यार, लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब काफी आसान चीजें हैं, है ना। तो तुम ध्यान से देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तुमको, PYQ सारे मैं तुमको कराऊंगा यार, किस में कराऊंगा, तुम्हारे लाइव सेशन में कराऊंगा, ठीक है। अब देखो तुम्हारा ये सिमिलर वो क्लोरीन वाला एग्जाम्पल दिया था ना, उसके लिए ये मतलब उसका हाँ ये वही क्वेश्चन है एग्जैक्टली, है ना। तुम इसको होमवर्क में ट्राई कर लेना, पिछला क्वेश्चन कराया ना मैंने, सेम मतलब सेम कॉन्सेप्ट है, तुमको बस ट्राई करना है ना। ये क्वेश्चन मैं तुमको इसलिए दे रहा हूँ कि यार मतलब तुम बेसिकली मैंने जो पढ़ा है उससे जस्ट रिलेट कर पाओ, ठीक है। तुम बुक से अगर कोई और क्वेश्चन करोगे तो रिलेट करने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है ना। पहले तुम ये वाला एक बार कर लेना, उसके बाद तुम इजीली किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन बना दोगे, इतनी मेरी गारंटी है ना। अब देखो तुम्हारा एम्पेरिकल फॉर्मूला, है ना। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है भाई, एम्पेरिकल फॉर्मूला देखो सबसे पहले हम जानेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है यार, मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड या फिर तुम्हारा क्या कह लो एलिमेंट, है ना, मॉलिक्यूल्स दोनों के हो सकते हैं ना, है ना। तो जैसे एलिमेंट का मॉलिक्यूल H2 और एलिमेंट का मॉलिक्यूल N2, है ना, तो ये किसके एग्जांपल हो गए तुम्हारे N2 के, है ना। और कंपाउंड के भैया क्या हो गए तुम्हारे C2H6 और C6H6, है ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको बेसिकली क्या बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम प्रेजेंट हैं और कितने नंबर में प्रेजेंट हैं। क्लियर है बिल्कुल बात। और हमारा एक मॉलिक्यूल बेसिकली क्या होता है, आसान भाषा बोला जाए कि मॉलिक्यूल हमारा बेसिकली क्या है यार कि ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड व्हाट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में सबको पता लग गया। और एक बार इंग्लिश में और पढ़ के देख लेते हैं, द फॉर्मूला विच शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, स्लैश व्हाट एलिमेंट, है ना, नो कंफ्यूजन, ठीक है।
अब हम बात करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला की, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है बेटा? एम्पिरिकल फार्मूला ऐसा एक फार्मूला होता है ना, किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड का, है ना, किसी भी कंपाउंड का, जो बेसिकली क्या बताए हमको, जो बेसिकली वो क्या बताया कि उसमें जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो कौन कौन से प्रेजेंट है, वो तो बताएगा ही, साथ में उनके सिंपलेस्ट रेशियो को बताएगा, ठीक है। अब सिंपलेस्ट रेशियो से क्या मतलब है मैं तुमको बताता हूँ। लेट सपोज तुम एक एग्जांपल लो, किसका? C6H6, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा? बेंजीन होता है, सबको पता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? वो सुंदर सा होता है और बहुत फेमस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो तुम मतलब इसको इतनी बार देखोगे ना तो तुम्हें सपने में आने लगेगा, ठीक है। C6H6 मेरे आता था भाई जब मैं तैयारी करता था जेई की, है ना, C6H6, ठीक है। तो ये क्या है? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। क्या है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला? अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? मैंने क्या बोला था यार तुमसे, क्या बोला था कि ऐसा फार्मूला जो दिखाए कि मतलब सिंपलेस्ट रेशियो जो उसके एटम्स प्रेजेंट हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, तो इनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा? C4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? C4 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा तुम्हारा? सिंपलेस्ट रेशियो तुम्हारा क्या होगा? C और H, है ना। अगर मान लो इसका एग्जांपल ना लेके हम ऐसा ले लें C2H4, ठीक है। ये क्या है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला? इथीन का, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है तुम्हारी? इथीन, है ना। व्हाट इज दिस? इथीन, है ना। इसका क्या बोलते हैं तुम्हारा एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? सिंपलेस्ट रेशियो CH2 सिंपलेस्ट रेशियो, 2 से कट गया और ये फिर ये भी 2 से कट गया, तुम्हारा क्या आएगा? CH2। तो फील समझ में आई तुमको कि एम्पिरिकल फार्मूला की फील क्या है, मतलब कि एम्पिरिकल फार्मूला है क्या? कि ऐसा फार्मूला जो बेसिकली हमारे को किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स या जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं ना, उनका सिंपलेस्ट रेशियो जो बताए वो हमारा क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला, राइट। अब देखो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू तुम्हारा क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला इनटू x, है ना। अब ये x क्या है? ये कौन सी नई टर्म आ गई? x बेसिकली हमारा क्या है भैया? कुछ नहीं है, एक पॉजिटिव क्या है? आदमी, नहीं इंटीजर, है ना। आजकल आदमी पॉजिटिव नहीं होते यार, इंटीजर तो है कम से कम पॉजिटिव, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इनटू इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इनटू x, ठीक है। अब देखो कैसे है, ये बहुत छोटी सी बात है। तुम कह रहे हो सर ये क्या मैथमेटिकल इक्वेशन लिख दी? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, और हमारा x बेसिकली हमारा कहाँ से आता है, इसका पूरा मतलब समझाऊंगा तुमको। देखो ऐसे समझ लो, C6H6 का एग्जांपल लेते हैं। C6H6 एम्पिरिकल फार्मूला क्या था हमारा? CH, व्हाट इज दिस हैपनिंग? CH, है ना, इंटू 6। तो ये क्या हो गया भैया? हमारा x की वैल्यू है, ये क्या हो गया हमारा? एम्पिरिकल फार्मूला, है ना। ये हो गया तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब समझ में आई बात? रिलेट कर पा रहे हो? थोड़ा सा कर पा रहे हो रिलेट, है ना। बट ये 6 आया कैसे? तुम इसको डायरेक्टली कैसे निकालोगे? देखो x हमारा क्या होता है? x बेसिकली जो हमारा है, जो कि हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, वो हमारा क्या होता है कि मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई ये एम्पिरिकल फार्मूला मास, है ना। अब देखो एग्जांपल से समझते हैं अपने, जो एग्जांपल हमारा चल रहा है C6H6, इसी से, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया इसका? 12 × 72 और 6 78, है ना। और एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना हो गया हमारा? 13 हो गया। तो 13 × 78 आ गया हमारा, x नहीं आया। ऐसे ही हम सिमिलरली मतलब किसी के लिए भी निकाल देंगे, ठीक है। अभी तुम क्वेश्चन करोगे तो तुम सारा रिलेट कर लोगे, ये क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। अब देखो आई बात समझ में? x क्या है? x निकालेंगे कैसे? मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है ना। क्या है, कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? सारा सीख गए। अब क्वेश्चन करते हैं, देखो, है ना। क्वेश्चन करते हैं उससे पहले एक चीज और जान लो, मतलब इसकी जो थ्योरी है वो जान लो, है ना। प्रैक्टिकल तुमने जान लिया है ना। ये इसका क्या बोलते हैं, सबसे पहले अगर हमको निकालना है एम्पिरिकल फार्मूला तो हम क्या करेंगे? डिटरमाइन मोल्स ऑफ एटम्स फॉर ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, ठीक है। कि जो भी अगर हमको क्वेश्चन, जो क्वेश्चन करवाऊंगा वैसा तुमको पता लग जाएगा कि इसके बात का मतलब क्या है ना। कि जो भी तुमको लेट सपोज डिफरेंट एलिमेंट्स का मास दिया जाए, है ना, या फिर कुछ और टर्म में वो नंबर के टर्म में दिया जाए, है ना, तो तुमको अगर नंबर के टर्म में दिया जाए तो नंबर के टर्म में ठीक है दे दिए, उसके बाद सिंपल रेशियो निकालना है तुमको, है ना। अगर तुमको मास के टर्म में डिफरेंट एलिमेंट के बारे में जानकारी दी जाए तो सबसे पहले तुमको क्या करना है? उनको नंबर के टर्म में कन्वर्ट करना है, और नंबर के टर्म में कन्वर्ट करने के बाद तुमको सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। वो फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा? वहां से क्या आ जाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली 2 स्टेप हैं जो हमको फॉलो करने हैं, सिंपल 2 स्टेप हैं, है ना, ठीक है। अब देखो इन स्टेप को अप्लाई कैसे करना है ना। एग्जाम इसका ये है, बहुत प्यारा सा एग्जांपल है कि 6.4 ग्राम ऑफ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेन्स 0.8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, ठीक है।
बहुत बढ़िया। अब देखो क्वेश्चन देखना, तुम सारा समझ जाएगा जो तुमने, अगर तुमको इनके समझ में नहीं आया मेरी बात का मतलब, तो इस क्वेश्चन से सारा क्लियर हो जाएगा एक बार में, ठीक है। लेट्स सपोज कि वेट, हमको निकालना क्या निकालना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब ये कह रहा है कि तुम्हारे पास एक कंपाउंड है ना, किस किस का, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन का, ठीक है। उस कंपाउंड का 6.4 ग्राम तुमको दे रखा है ना, जिसमें से तुम्हारा क्या 0.8 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है ना। तो हमारा 6, ये क्या हो जाएगा, हमारा बचा हुआ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा तुम्हारा 6.4 माइनस 0.8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा फिर ये 5.6 ग्राम ये हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा नाइट्रोजन, है ना। तो नाइट्रोजन हमारा 5.6 ग्राम है ना, हाइड्रोजन हमारा कितना 0.8 ग्राम, ठीक है। मास के टर्म में दे दिया इनको। अब हमको क्या करना है, नंबर के टर्म में क्या निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल निकाल लेंगे। मोल कैसे निकालेंगे, गिवन वेट बाई मोलर वेट। नाइट्रोजन का मोलर वेट कितना होता है 14 ग्राम, है ना, होता है कि नहीं होता है। और हाइड्रोजन का कितना होता है 0.8 डिवाइड बाई 1, ठीक है। एटम की बात चल रही है यहाँ पे, है ना, हाइड्रोजन गैस मत समझ लेना, 2 से मत कर देना, है ना। तो अब देखो क्या करोगे तुम, इसको 0 को एक नीचे ले आए और ये होगा तुम्हारा 14, 4/10 हो गया कि नहीं हो गया, 4/10, ठीक है। ठीक है। और ये क्या होगा तुम्हारा 8/10, ये होगा तुम्हारा 8/10। ये बेसिकली 4/10 और 8/10 ये क्या है यार, कि जो मोल आए दोनों के, ठीक है, कि उस पर्टिकुलर सैंपल ऑफ कंपाउंड में दोनों के मोल कितने कितने हैं, ठीक है। ये होगा तुम्हारा 4/10, ये होगा तुम्हारा 8/10। तो तुमको दिख रहा है कि जो 8/10 है ये इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने से नहीं आएगा, तो इन दोनों का जो सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा तुम्हारा 1:2। मतलब कि ये जो चीज है इसकी दुगनी है ना। तो क्या मतलब हुआ इसका, जो नाइट्रोजन है हमारा वो क्या बोलते हैं, एक, मतलब जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा उसमें नाइट्रोजन 1 दिखेगा तुमको और हाइड्रोजन कितने दिखेंगे 2, है ना। आई बात समझ में। ये हो गया तुम्हारा यार एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का स्टेप सिंपल तुमको बताया था ना। सबसे पहले तुमको नंबर का रेशियो निकालना है, सबसे पहले तुमको दोनों के नंबर निकालने हैं, नंबर के बाद रेशियो निकालना है। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा वही हमको क्या बताता है कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड में वो जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो किस सिंपलेस्ट रेशियो में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन है, उससे पूरी बात खुल के आ जाएगी सामने, है ना। पूरी बात क्या है कि इफ मास ऑफ कंपाउंड इन प्रीवियस क्वेश्चन इज 32 ग्राम पर मोल देन डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अब वहां से जो एम्पिरिकल फार्मूला निकल के आया है वो हमारा क्या है यार, NH2 निकल के आया है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसका जो एक्चुअल मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, है ना, उसका मास कितना होगा 32 ग्राम पर मोल। 32 ग्राम पर मोल उसका क्या होगा, पर मोल, ठीक है। इसको सुंदर तरीके से लिखते हैं यार, 32 ग्राम पर मोल, ठीक है, 32 ग्राम पर मोल। इफ मास ऑफ कंपाउंड इन प्रीवियस क्वेश्चन इज 32 ग्राम पर मोल, है ना, देन डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अब देखा मैंने तुमको क्या बताया था, एक बात सबको याद है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा एम्पिरिकल फार्मूला इनटू x होता है कि नहीं होता, पता सबको बात है ना। और ये x जो हमारा कहाँ से आता है, x आता है हमारा तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास से आता नहीं आता, है ना। भैया तुम्हारे पास सब कुछ तो तुमको दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास इसने इस क्वेश्चन में दे दिया, कितना दिया 32 ग्राम पर मोल, है ना। और ये तुम्हारा एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना है तुम्हारा NH2 14, H2 तुम्हारा कितना है 2, 14 और 2 16, है ना। अगर 1 मोल फार्मूला मास की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 ग्राम पर मोल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ना। तो x तुम्हारा कितना आ गया 16 ग्राम पर मोल, है ना। अब इसको काट दो भैया, इससे x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 2, x की वैल्यू 2 आ गई। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला जो कि तुम्हारा था NH2, है ना, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा तुम्हारा N2H4, ठीक है, N2H4, ठीक है। इसका नाम तुम आगे पढ़ोगे, हाइड्रोजन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो बात क्लियर होगी सारी की सारी, ठीक है। अब तुमको बेसिकली क्या करना है, जाके पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर तुम्हारी जो मैंने करवाए हैं, देखो इनको एक बार सारे क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर लेना, है ना, कि मतलब काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये, है ना। ये ऐसे क्वेश्चन बेसिकली तुम्हारे लिए डिजाइन किए गए हैं कि तुम इनसे सारी चीजें इजीली जो मल्टीपल टाइप्स हैं उनको सारे को कवर करवा लो ना। कुछ क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, बाकी तुम्हारे मतलब जो मैंने इसमें दे दिए होमवर्क में वो करके आने हैं। सिमिलरली ये भी तुम्हारा एक होमवर्क है ना। और आगे इसमें है कोई क्वेश्चन, हाँ देखो इट्स ओवर। तो आज की क्लास बेटा यहीं तक रखते हैं। जो भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ना उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। उसके बाद जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया उनको अटेम्प्ट करना है ना। उसके बाद तुमको अगर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो उनका आंसर कमेंट कर देना है ना आए तो डाउट पूछ सकते हो तुम कमेंट में, ठीक है। और ये लेक्चर अभी 1-2 लेक्चर और लगेगा, क्या बोलते हैं, चैप्टर को खत्म होने में। उसके बाद लाइव सेशन होगा PYQ का, जो तुम्हारे सारे PYQ आ रखे हैं मोल कॉन्सेप्ट के अभी तक के, ठीक है। तो गाइस थैंक यू फॉर दिस सेशन।